अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, टॉप काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मैं हूं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन मेजर कल्सी क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको रोज सवेरे 7 बजे मॉडल पेपर मिलता है। तो आज का ये मॉडल पेपर बना है एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी में हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन के रूप में मौजूद होता है। तो यहां पर इंग्लिश वाला सेक्शन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने कोशिश की है कि आपके पेपर से थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर मैं अपने क्वेश्चंस को रखूं। अगर इन 25 सवालों में से आप 15-16 भी सही कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाला एसएससी जीडी का आपका एग्जाम हर कीमत पर क्रैक होगा। लिहाजा आते हैं सीधे सवालों की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, रिक्त स्थान भरने वाले हैं। When we heard the terrible noise, जब हमने उस खतरनाक आवाज को सुना तो उसने पूछा, मुझसे पूछा कि ये क्या हो रहा था। अब जो हो रहा था उसके लिए what was going on, अगर on ना होता तो happening होता। अभी यहां क्या होगा? going। पहले सवाल का चौथा ऑप्शन going सही है, बाकी सब गलत है। एट प्रेजेंट वर्तमान में नथिंग डैश सेटल्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये केवल एग्जाम्पल है, वरना तो मजबूत सरकार है ही है, कोई बात ही नहीं है। तो वर्तमान में क्या है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी सेटल नहीं लगता। तो नथिंग इज सीम्ड, इज सीमिंग, सीम्स या सीम्ड। तो नथिंग सीम्स सेटल्ड। सेटल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल होगी। सीम में लगेगा एस प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। सीम में आईएनजी लगाते नहीं, इसलिए इट सीमिंग लगेगा नहीं। इट सीम्ड पहला विकल्प पैसिव हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। एट प्रेजेंट नथिंग सीम्स, सेकंड का सी फॉर कैलकाटा। तीसरा सवाल द प्रोजेक्ट डैश बाय द एंड ऑफ दिस वीक, प्रोजेक्ट इस हफ्ते के अंत तक खत्म हो जाएगा। सो द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड, मतलब प्रोजेक्ट खत्म कर दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट का सी फॉर कैलकाटा। तीसरे का चौथे सवाल पर आइए। स्पॉटिंग एरर का सवाल है चौथा सवाल। अ 5 स्टार होटल, एक ऐसा होटल जो 5 स्टार है, इज टू बिल्ड इन, यही सेकंड ऑप्शन में गलती है। इज टू बिल्ड नहीं होगा, इज टू बी बिल्ट। इज टू बी बिल्ट चूंकि ये पैसिव वॉइस होगा, इसको एक्टिव बनाने का मतलब नहीं है। अ 5 स्टार होटल इज टू बी बिल्ट इन द सेंटर ऑफ द टाउन। चौथे का बी फॉर बॉम्बे। पांचवा सवाल देखें। बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब विलाप। जैसे अभी कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ तो ये राष्ट्रीय विलाप का विषय है। बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेज वर क्लोज्ड, ऑफिस जो थे उनको बंद कर दिया गया। तो ए फॉर एप्पल में गलती है। यह सवाल थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का है। बीइंग से सेंटेंस को शुरू तब किया जाता है जब बीइंग का सब्जेक्ट और बीइंग के बाद आने वाली वर्ब का सब्जेक्ट कॉमन हो। यहां सब्जेक्ट अलग अलग है। बीइंग का सब्जेक्ट डे के हिसाब से होगा जो कि लगेगा इट। उसके बाद ऑफिसेस सब्जेक्ट है क्लोज्ड का। तो यहां आपको ए फॉर एप्पल में गलती करनी पड़ेगी और इट को सही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम हो पाएगा। तो यह हुआ क्वेश्चन नंबर 5। सेंटेंस है वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप विंडो बंद करना पसंद करेंगे। तो मतलब अगर आप बुरा ना माने तो विंडो बंद कर दीजिए। छठे का हो गया बच्चों नो इंप्रूवमेंट। माइंड के बाद जीरंड आता है, जीरंड आया है, कोई परिवर्तन किए जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 7। I never like
मैं कभी पसंद नहीं करता सच अ मैन एज हिम। तो सच अ मैन एज हिम नहीं, सच अ मैन एज ही। आई नेवर लाइक सच अ मैन एज ही। सातवें का बी फॉर बॉम्बे, आई नेवर लाइक सच अ मैन एज ही। आपके जीडी के पेपर में कॉमन एरर के सवाल थोड़ा कम, इंप्रूवमेंट के ब्लैंक्स के सवाल थोड़ा ज्यादा आने की संभावना होती है। आठवां सवाल देखें। द मैनेजर वॉज ग्रेटली इंप्रेस्ड। जो मैनेजर था यह बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित हुआ बाय हिम सीकिंग न्यू वेज। तो बाय हिम सीकिंग न्यू वेज आठवें का हुआ, बाय के बाद हिम की जगह बाय हिज, सीकिंग न्यू वेज आठवें का सेकंड ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे वाला ऑप्शन आठवें का बी फॉर बॉम्बे। बच्चों जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, जैसे यहां के लिए सुन लीजिए, बाय के बाद यहां पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सीकिंग आईएनजी आया है। आईएनजी के ठीक पहले केवल पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम नहीं आ सकता, इसलिए हिम की जगह हिज आएगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर सवाल में उचित एक्सप्लेनेशन दूं, लेकिन अगर कहीं एक्सप्लेनेशन की कमी हो जाती है तो निश्चिंतता के साथ चैट बॉक्स में मैसेज करें, आपको आपके सवाल का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नौवां सवाल देखें। नौवें क्वेश्चन में एंटोनिम बताना है विक्ट्री का। विक्ट्री जिसका मतलब होता है विजय, इसका एंटोनिम होगा डिफीट। डिफीट का मतलब पराजय। लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस थोड़ा दूर का, डिफीट ऑप्शन सही है। 10वें सवाल में आपको गिव अप का एंटोनिम बताना है। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, इसका एंटोनिम होगा अटेन, माने प्राप्त करना। जैसे ये काम करने से आपको ये सफलता प्राप्त होगी। फोरसेक का भी मतलब त्यागना होता है, ये भी नहीं होगा। रफा फेयर आप जानते ही हैं। सिनोनिम के सवाल हैं। 11वां सवाल है यूनिक। यूनिक माने होता है वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का विशेष, यूनिक। तो यूनिक के लिए होगा स्पेशल, कॉमन, रिकॉर्ड और जनरल। तो यूनिक माने होता है विशेष, और इस विशेष का पर्यायवाची होगा स्पेशल। स्पेशल यूनिक का सिनोनिम हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 है एबोर। एबोर का मतलब होता है नफरत करना, पर्यायवाची क्या होगा हेट। 13वां सवाल कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। निर्माण करने के लिए कंस्ट्रक्ट होगा, और कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, तो इसके निर्माण करने का सिनोनिम आपको देना होगा, और सिनोनिम के रूप में आएगा मेक। डिमोलिश मतलब गिरा देना, इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, मेक मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट का पर्यायवाची। इरेज मतलब मिटाना। वॉइस का सवाल है हु स्टोल योर पेन का पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो हु स्टोल योर पेन, हु वॉज स्टोलन योर पेन, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत है, इसका मतलब ही नहीं है। बाय हुम इज योर पेन, ये भी गलत है, भाई इस तो होना ही नहीं चाहिए, वॉज होना चाहिए। बाय हुम वॉज योर पेन स्टोलन, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि पैसिव वॉइस में डिड का इस्तेमाल होता ही नहीं है। आशा है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। 15वां सवाल देखें। डिड ही बाय दैट हाउस, क्या उसने ये मकान खरीदा, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। 4 विकल्प सामने दिए हैं। सेंटेंस हमारा डिड से शुरू था, तो जो सेंटेंस हम चूज करेंगे पैसिव वॉइस में, या तो वो वर्ब से होगा या वो वर्ब से होगा। ये तो देखते ही कैंसिल हो गया, ये भी देखते ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें आर लगा है और इसमें इज लगा है। अब यहां वर दैट हाउस, ये भी कैंसिल हो गया। दैट हाउस सिंगुलर नंबर है, इसके लिए वर का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इकलौता विकल्प बच गया सी। 3 विकल्प क्लियर हो गए, तो जो चौथा बचा वही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों फिर से समझो, अगर कहीं किसी भी सवाल में समस्या खड़ी होती है, तुरंत आप हमें चैट बॉक्स में बताएं। नरेशन का सवाल देखो। ही सेड टू हिम थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, उसने उससे कहा आपकी अच्छी मदद के लिए धन्यवाद। अब यहां पर पहला विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आस्क्ड लगा है। ही थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प हो सकता है, लेकिन एक बार आगे देख लेते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प, ये भी गलत है। क्यों गलत है भाई? ये इसलिए गलत है, ये वाला सवाल इसलिए गलत हुआ
क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, उसकी हेल्प ऑलरेडी हो चुकी है। ही टोल्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प, ये भी गलत है। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि बताया थोड़े ना है। अब क्या मसला है? अब आगे मसले ये हैं कि ही सेड टू हिम थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, तो यहां सही क्या हुआ था? ही थैंक्ड, ये सेकंड ऑप्शन, ही थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प, यही सही विकल्प है। 16 क्वेश्चन हो गए। 17वां देखो, यू सेड टू मी आई वार्न यू ऑफ द कमिंग डेंजर, उसने मुझसे कहा मैं आपको आने वाले खतरे से आगाह करता हूं। तो 17वें सवाल में यू वार्नड हिम ऑफ द कमिंग डेंजर, आपने उसे चेतावनी दी आने वाले खतरे की। यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा, तो यू वार्नड हिम नहीं होगा, ये जो हिम यहां लगा है ये ऑब्जेक्शनेबल है, इसकी वजह से सेंटेंस गलत हो जाता है। यू टोल्ड मी ऑफ द कमिंग डेंजर, इससे कोई बेहतर होगा तो आगे देख लो, वरना टोल्ड भी सही हो जाएगा। यू एडवाइस, ये एडवाइस वाला भी नहीं है तो सी भी गलत है। उसके बाद यू वार्नड मी ऑफ द कमिंग डेंजर, यही है राइट चॉइस। आपने मुझे चेतावनी दी आने वाले खतरे की। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस के सवाल देखिए। पहली इडियम आपके पास है, पहली इडियम है टू मेक मिन्स मीट ऑफ। मिन्स मीट का मतलब होता है चटनी बना देना, कुचल देना। तो टू मेक मिन्स मीट ऑफ, इसका सही मतलब जो बैठ सकता है दिए गए विकल्पों में से इकलौता पॉसिबल विकल्प रिफ्यूट या टर्ली, एकदम सिरे से मना कर देना, खारिज कर देना, मुंह तोड़कर मना कर देना, वगैरह वगैरह। इसीलिए 18वें का C4 कैलकाटा। 19वें सवाल पर आइए। टू कैरी ऑल बिफोर वन, टू कैरी ऑल बिफोर वन का मतलब होता है जीत जाना, सबको पीछे छोड़ देना। तो सही जवाब क्या होगा? बी कंप्लीटली सक्सेसफुल। 19वें का D4 दिल्ली। उसके बाद 20वां, आगे कॉम्प्रिहेंशन के आपके पास पैराग्राफ हैं और उस पर आधारित सवाल हैं। वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ पढ़िए फिर सवाल कीजिए। मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाता हूं, पॉज करके पहले पढ़ लीजिएगा। पिछले 50 सालों में सारी दुनिया के डॉक्टरों ने एक्सेप्ट किया कि जो प्रैक्टिस है प्रेस्क्राइब करने की, प्रेस्क्राइब करना माने डॉक्टर साहब कागज पर लिखकर जो दवा देते हैं उसको कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन। एंटीबायोटिक देने की जो प्रैक्टिस है पहले साइन पर किसी भी ट्राइवल इंफेक्शन के, ट्रिवियल इंफेक्शन का मतलब खतरनाक इंफेक्शन, या मरीज का इलाज करना हैंडफुल ऑफ एंटीबायोटिक्स। भाई इंफेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक ही तो चलाता है ना डॉक्टर। दीज डेज इट इज नॉट अनकॉमन, ये बड़ा अनकॉमन नहीं है टू सी प्रैक्टिशनर्स, इस बात को देखना कि जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं। प्रेस्क्राइब करना माने एडवाइस दे देते हैं मल्टीपल एंटीबायोटिक्स का, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वो हमको दे देते हैं। विदाउट एनी रियल इंडिकेशन, बिना किसी अच्छे इंडिकेशन के, पॉज करके वीडियो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। बिना किसी रियल इंडक्शन के या रियल या रिलेवेंस के, रिलेवेंस माने संबंध, फॉर सच कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, एंटीबायोटिक के ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन ड्रग दे देते हैं कि उस कॉम्बिनेशन का कोई लेना देना ही नहीं होता मर्ज से। एंटीबायोटिक्स हैव ट्रेडिशनली बीन नोन एज मिरेकल ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स को परंपरागत तौर पे माना जाता है मिरेकल ड्रग्स, चमत्कार वाली दवा। बट देयर इज ग्रोइंग एविडेंस, लेकिन सबूत बढ़ते जा रहे हैं दैट की दे आर ओवरवर्क्ड मिरेकल्स, कि ये ओवरवर्क्ड मिरेकल हैं, ये ऐसे चमत्कार हैं जो चमत्कार करते नहीं है, मान लिए जाते हैं। स्पेशली इन कंट्रीज, ऐसे खासकर देशों में जैसे कि हम। आगे क्या है? वेयर देयर इज इजी एक्सेस टू ड्रग्स, जहां इन दवाओं तक जो एक्सेस है वो बड़ी आसान है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के साथ। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न ऑफ प्री एंटीबायोटिक डेज, हम उन दिनों की कल्पना भी नहीं कर सकते जहां एंटीबायोटिक दवाएं ली ही नहीं जा सकती थी। Yet the unbridled use of these agents, unbridled माने बिना सोचा समझा जांचा परखा, जो इस्तेमाल है इन दवाओं का, एजेंट माने दवाओं का, is inexorably propelling us in that direction,
इज इनएक्सोरेबली, बिना थके प्रोपेल कर रहा है हमें उसी दिशा में और आगे भेजता जा रहा है। अब पहला सवाल, एंटीबायोटिक्स को कहा जाता है ओवरवर्क्ड मिरेकल, क्यों? इन पे बहुत ज्यादा काम किया गया है। दे परफॉर्म्ड मिरेकल्स, दे आर हार्डली यूज्ड, दे आर ओवर यूज्ड। 20वें का C4 कलकत्ता। ओवरवर्क्ड का मतलब जहां इनका यूज नहीं है वहां भी इनका यूज किया जा रहा है। 21वां, वी कैन नॉट थिंक ऑफ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज का मतलब एंटीबायोटिक बिकेम इंडिस्पेंसेबल, ये तो गलत है। वी मस्ट गो बैक टू, ये भी नहीं है। वी कैन नॉट स्टॉप, C4 कलकत्ता, कि भाई हम रोक ही नहीं सकते एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। वी कैन स्टॉप, D4 दिल्ली वाला तो है ही नहीं। उसके बाद भाई 22वां सवाल, द पैसेज, ये जो पैसेज है ये हमें बताता है, क्या बताता है? कि एंटीबायोटिक्स वर्क मिरेकल्स, कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये चमत्कार वाला काम करते हैं, कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इन द काउंटर्स, एट द काउंटर्स पर, या यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अनकंट्रोलेबल, कि जो इस्तेमाल है एंटीबायोटिक का वो कंट्रोल के बाहर है। देखो क्वेश्चन क्या था, पैसेज क्या बताता है? एंटीबायोटिक वर्क मिरेकल, एंटीबायोटिक आर अवेलेबल एट द काउंटर्स, ये तो बताता ही है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज अनकंट्रोलेबल, ऐसा तो कोई बात कह नहीं रहा। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, यही सही जवाब है। एंटीबायोटिक्स बिना किसी भेदभाव के यूज किए जाते हैं, कोई भी बीमारी हो एंटीबायोटिक तो चिपका ही देता है डॉक्टर। 23वां क्वेश्चन, पैसेज डिस्कस करता है यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑफ कोर्स यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, 24वां सवाल है शब्दों को घुमा फिराकर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल ग्रामर अपीयर्स, कहां से शुरू कीजिएगा? Q4 क्वीन से शुरू करो, फिर QSRP बैठेगा, तो टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, सही जवाब। Q4 कराची से सेंटेंस को शुरू कर दो, तो टू मैनी पीपल बहुत सारे लोगों के लिए, ग्रामर अपीयर्स ग्रामर महसूस होता है, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल बेहद ज्यादा खतरनाक अंडरस्टैंड करने के लिए। 25वां सवाल, होल ऑफ लास्ट ईयर, पिछला पूरा वर्ष, होल ऑफ लास्ट ईयर, ट्वाइस, 2 बार, ड्यूरिंग द के दौरान, आई ओनली वेंट फिशिंग, मैं मछली पकड़ने गया। तो ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर आई ओनली वेंट फिशिंग, पिछली साल मैं केवल 2 बार मछली पकड़ने गया। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई? होल ऑफ लास्ट ईयर, ट्वाइस, ड्यूरिंग द, ओनली, कौन से विकल्प से आप सेंटेंस शुरू कीजिएगा? R से, Q से, S से, P से। देखो होल ऑफ लास्ट ईयर से अगर आप सबसे पहला विकल्प है R से, ड्यूरिंग द से अगर शुरू करो तो ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर, बैठ तो सही रहा है, तो ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर आई ओनली वेंट फिशिंग ट्वाइस, सही हो सकता है। ऑप्शन बी देख लो, QPSR, ट्वाइस के बाद होल ऑफ लास्ट ईयर से शुरू नहीं होगा, रिजेक्ट करते चले जाओ, ये तो गलत हो गया। SRPQ, आई ओनली वेंट फिशिंग ड्यूरिंग द, आई ओनली वेंट फिशिंग ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर ट्वाइस, ये भी सही नहीं होगा। PRQS, होल ऑफ द लास्ट ईयर ड्यूरिंग द, ये भी नहीं होगा। सही विकल्प मिला A4 एप्पल। तो ये हुए भाई 25 क्वेश्चन और हमने डिस्कस कर लिया SSC GD का पूरा मॉडल पेपर। मिलते हैं अगली सुबह और किसी मॉडल पेपर में। जय हिंद। अगर आप हैं हकदार तो MKC बढ़ा रहा है आपकी तरफ मदद का हाथ। फौज का सपना देखने वाले, वर्दी की चाह रखने वाले, मेहनत का शौक गरीब बच्चों के हौसलों को उड़ान देने के लिए मेजर कल्सी क्लासेस लेके आया है SC ST एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 90% तक की फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम में 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन तक के सभी कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह एग्जाम हर संडे को कंडक्ट किया जाता है, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही रजिस्टर कीजिए majorkulsiclasses.com/scholarship पर और अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कल्सी क्लासेस। बेटा आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वाल्व किससे संबंधित है?
अर्थात सेफ्टी वाल्व इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, ऑल इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो बेटा इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ अंग्रेजों की ये धारणा थी कि इसका वो लोग सेफ्टी वाल्व द्वारा प्रयोग करेंगे, लेकिन भारतीयों का यह मंतव्य था कि वे इसके लिए तड़ित चालक की भूमिका निभाएंगे। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वह नेता जो आजीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया, द लीडर हु नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज लाइफ टाइम। तो बेटा इसका करेक्ट जवाब है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यहां पर बेटा देखिए जो बीजी तिलक हुआ करते हैं, ये सबसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होने के बावजूद भी ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित नहीं कर सके और इनका देहावसान 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गया। और अगर आप इनकी बात करेंगे तो इन्हें प्यार से इनका उपनाम हुआ करता है लोकमान्य तिलक। और यदि राजेंद्र प्रसाद को आप देखेंगे तो इनकी टाइटल है देश रत्न, और जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले आप कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी, और आप मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार बेटा आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, बीजी तिलक। यह वक्तव्य किसका है? तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। हु स्टेटेड तिलक वाज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इसका करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन ए, वैलेंटाइन सिरोल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। किसने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था? या हु अरेंज्ड अ कंप्रोमाइज बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916? तो इसका करेक्ट जवाब बेटा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कम टू द नेक्स्ट। और अब हम लोग देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? टू होम हैड गांधी रिगार्डेड एज हिज पॉलिटिकल मेंटर? तो इसका करेक्ट आंसर बेटा गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक उदारवादी नेता हुआ करते थे। इन्हें मोहम्मद अली जिन्ना ने ऋषि की उपाधि भी प्रदान की थी। इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग बेटा देखते हैं महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर नमक कानून तोड़ने के लिए, अर्थात महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च। यहां ऑप्शन सी, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पाकिस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? हु गेव द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द वर्ड पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली, जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक छात्र हुआ करते थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही एक पंपलेट पर पाकिस्तान वर्ड का प्रयोग किया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। आपके ही द्वारा रेड शर्ट आंदोलन भी या लाल कुर्ती आंदोलन भी प्रारंभ किया गया, और आपकी ही उपाधि टाइटल हुआ करती है खान बादशाह।
आपको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता। इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन ए। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा बेटा लंबा प्रश्न है लेकिन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यहां पर हम लोग ये मान चलेंगे आपका 4 अलग से प्रश्न हो गया। इस प्रकार के फिलहाल मैच से नहीं आएगा लेकिन इससे आपको फायदा मिलेगा। ये केवल और केवल मैं आपको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया। तो यहां देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर बहुत ध्यान से आप देखें कि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम हुआ करता है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बुक किसके द्वारा लिखी गई? सुभाष चंद्र बोस, अर्थात ए का 3। अबुल कलाम आजाद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, अर्थात बी का 1। राजेंद्र प्रसाद रोट वेरी फेमस बुक इंडिया डिवाइडेड, अर्थात आप कह सकते हैं कि सी का 4। और जवाहरलाल नेहरू इनकी फेमस पुस्तक है विदर इंडिया। विदर इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब आप केवल बुक्स का नाम लेखकों के सामने है, आप याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर इसमें मैच का आप देखेंगे तो 3, 1, 4, 2, अर्थात अब आप इस मैच से देख सकते हैं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस क्या लिखे हैं? ए का 3 और बी का अबुल कलाम आजाद ए, बी का 1। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। लेकिन इस बुक को बेटा आप रटिएगा, इसीलिए यहां इसको मैंने रखा है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। द कैनाल कनेक्टिंग द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी इज, कौन सी नहर जोड़ती है बेटा? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, स्वेज नहर। और इसी के द्वारा एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इसी की वजह से यूरोप और एशिया के मध्य की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं, कम टू द नेक्स्ट। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? तो इसका करेक्ट जवाब फिनलैंड। फिनलैंड को आप हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड ब्लैक कॉन्टिनेंट? तो इसका करेक्ट जवाब अफ्रीका। 1940 ईस्वी तक इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था और एशिया को आप महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। अमेरिका को आप, अमेरिका में यहां बेटा जैसे ये नहीं लिखा गया उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी, इसलिए उत्तरी अमेरिका यदि होता तो इसे आप ग्रेट लेक्स कंट्री कहते हैं और यूरोप को प्राय द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता। इसी के साथ तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब पायरोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अ हाई टेम्परेचर? उच्च तापमान अर्थात 45 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान का मापन थर्मोमीटर के द्वारा होता है और 45 एवं इससे अधिक या उच्च तापमान का मापन पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। और अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, इसका मतलब द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन लैंड इज, अब आप कहेंगे इंदिरा काल, जो कि लद्दाख में स्थित हुआ करता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। दिस इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम पुल, एडम्स ब्रिज
Adams Bridge is situated in between which of the following two countries? तो अब ये कह सकते हैं आप कि यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है और इसी का अवशेष है पंबन द्वीप। कौन सा है बेटा? पंबन द्वीप, जो कि धनुषकोट, रामेश्वरम इत्यादि को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका। कम टू द नेक्स्ट, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, इसका करेक्ट जवाब सिकंदराबाद। दे आर द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद इज सिकंदराबाद। इसे आप क्या कहते हैं? जुड़वा शहर, ट्विन सिटी ऑफ इंडिया। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है? शिव समुद्रम इज एन आइलैंड मेड बाय विच रिवर। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन डी, कावेरी रिवर। कौन सा है? कावेरी रिवर के द्वारा शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम एवं श्रीरंगम जैसे क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। तो यहां इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आप देखिए, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो यहां हिमालयन इज एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। कैसा है बेटा? वलित प्रकार का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थात इट इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन। कम टू द नेक्स्ट, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। अगर इन इंडिया का मामला है तो बेटा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 85-98 मीटर। इट इज लोकेटेड नियर टू द नेपाल इन सिक्किम। और आप कहेंगे कि ये भारत भूमि में इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इट इज हाईएस्ट पीक। और अगर हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया का मामला होता भारत की सबसे ऊंची, तो आपका जवाब चला जाता K2 या गाडविन ऑस्टिन। लेकिन इसका जवाब बेटा क्या है? ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट, अब आप देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो यहां आप कह सकते हैं द हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया इज अनायमुडी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। और इसी प्रश्न को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, जो कि केरल राज्य में स्थित है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसका मतलब, इसका करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन ए, अनायमुडी। कम टू द नेक्स्ट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्तर है, तो अब आप कहेंगे द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट माउंटेन्स इज। तो आपका करेक्ट जवाब नीलगिरी। और पूर्वी घाट पहाड़ियों एवं पश्चिमी घाट पहाड़ियों के मिलन बिंदु होने की वजह से इसे आप पामीर नाट या पामीर गांठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पामीर नाट या पामीर गांठ। और कम टू द नेक्स्ट, ऑप्शन यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो ये प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट जवाब क्या है? द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ये मेमोरी बेस्ड है बेटा, इसको याद करना होगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? केसी नियोगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत डेयरी रिसर्च सेंटर कहां है? तो करनाल, हरियाणा में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या केंद्र, वेयर इज इंडियन डेयरी रिसर्च सेंटर लोकेटेड? कहां बेटा? करनाल, हरियाणा में। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो यहां एफिल टावर कहां स्थित है? फ्रांस। वेयर इज एफिल टावर सिचुएटेड? तो कहां स्थित है बेटा? फ्रांस में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा बेटा। और इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं
जय हिंद। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी का मॉडल पेपर। यहाँ पर हम रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चों आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को खुद से करिएगा और फिर देखिएगा आपने इन 15 सवालों में कितने का सही जवाब दिया है। और साथ में बच्चों जब क्वेश्चंस ना आए तभी उसका सॉल्यूशन देखिएगा और फिर आपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ के ऐसी पूरी वीडियो को आपको वॉच करना है और फाइनली ये देखना है कि आपने इन 15 सवालों में कितने सवालों का सही जवाब दिया। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग का डायरेक्शन से है, दिशा परीक्षण से है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना ही बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना बड़ी बात है कि आप उस क्वेश्चन को कितने कम टाइम में कर पाते हैं। मेनली ये चीज है। तो बच्चों देखो, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या बोला गया है, क्वेश्चन बड़ा है सो बच्चों थोड़ा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा छोटे में, तो लेकिन फिर भी दिख रहा होगा। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन है, आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। आपका जो मुख है बच्चों साउथ डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे? सबसे पहले हमने साउथ लिख लिया कि आपका मुख किधर है बच्चों, साउथ में है। अब आपको घड़ी की विपरीत दिशा में 135 कोण पर घूमने के लिए कहा जाता है। घड़ी की विपरीत दिशा यानी बच्चों हम इसे लेफ्ट कहेंगे, वामावर्त को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट में हम कितना जा रहे हैं, 135 डिग्री जा रहे हैं। फिर बच्चों फिर आप पीछे घूम जाते हैं। पीछे का मतलब जस्ट बैक हो जाना होता है, जस्ट बैक हो जाना होता है। और बच्चों उसके पश्चात अपने दाईं ओर 45 डिग्री घूमते हैं। अपनी दाईं ओर दैट मीन्स बच्चों राइट साइड में आप जाते हैं 45 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, आपका मुख अभी किस दिशा की ओर है ये आपको बताना है। तो बच्चों देखिए ना, सबसे पहले आप साउथ में गए, फिर लेफ्ट में 135, फिर बैक हो गए, फिर राइट में। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एक बात ध्यान देना, राइट से लेफ्ट कट जाता है लेकिन इसका 45 डिग्री है, इसका 135 डिग्री है, इसका 45 ही कट होगा। हमारा लेफ्ट का कितना बचेगा, अभी 90 डिग्री लेफ्ट का बचा हुआ है। लेफ्ट का बच्चों 90 डिग्री अभी बचा हुआ है। तो साउथ से यदि हम लेफ्ट में जाएंगे तो ईस्ट आएगा। साउथ के लेफ्ट में क्या आता है बच्चों, देखो ना, यहां पर साउथ होता है, यहां पर ईस्ट होता है और साउथ के लेफ्ट में 90 डिग्री जाएंगे तो डायरेक्टली हम ईस्ट में पहुंच जाएंगे और यहां से जस्ट बैक हो जाएंगे। तो बच्चों यदि मैं ईस्ट में जा रहा हूं और मैं बैक हो जाऊंगा तो मेरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ईस्ट का बैक करेंगे बच्चों तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वेस्ट आ जाएगा। इट मींस बच्चों पश्चिम हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आए बच्चों इनको इसी तरीके से करना है ताकि हम अपना पूरा समय बचा सके और ऐसे ही डायरेक्शन के सारे सवाल लग जाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस को करके आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस आप बहुत कम टाइम में कर पाएंगे बच्चों। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कोडिंग से है। क्वेश्चन को मैं बड़ा कर दे रहा हूं बिकॉज छोटा क्वेश्चन है ताकि आप सभी को अच्छे से देख पाए। बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे, यहां पर लिखा है सलीम का कोण बच्चों 50 और यहां पर मधुरई है इसका 67 है और त्रिची का हमें बताना है बच्चों। तो देखो ना बच्चों, सलीम का मतलब क्या हुआ, SALEM है। तो हमने देखा एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, ए की बात करें 1 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, एम का 13 होता है। अगर बच्चों हम इनको प्लस करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 19 1 20 और 20 12 बच्चों 32 32 5 37 3 40 10 50। यानी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम इनके प्लेस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों यहां पर भी इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड ही किया गया है, सिर्फ हम इनके प्लेस वैल्यू को रखेंगे और उनको ऐड कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही बच्चों जब हम त्रिची का देखेंगे, TRICHI, R का 18 होता है, I का बच्चों 9 होता है और C का 3 होता है, H का 8 होगा, I का 9 होगा। तो बच्चों हमें इनको ऐड कर लेना है। यहां पर 38 हो गया, 38 में और 9 ऐड करेंगे बच्चों, 38 में 9 ऐड करेंगे 47 3 50 58 58 में 9 प्लस करेंगे 67 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं सिर्फ आपको ऐड करना है और इन क्वेश्चनों को करने के लिए बच्चों आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। यदि आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आपको बहुत वक्त लग सकता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। इसलिए आपको अल्फाबेट का जो भी हमारा
हमारा है ए से लेकर जेड तक, इनके सभी के प्लेस वैल्यू आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि इन क्वेश्चनों को आप कम समय में कर पाएं। चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा यही है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, थर्ड प्लेस पे कौन सा शब्द आएगा। हम लोग का जो डिक्शनरी होता है, जो शब्दकोश होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ए से सारे स्पेलिंग्स जो भी हमारे वोकैब होते हैं ए से स्टार्ट होता है, फिर ए के बाद ए, फिर ए के बाद बी, ए के बाद सी, इस सीक्वेंस में वहां पर हमारे वोकैब्स दिए होते हैं। वैसे ही बच्चों यहां पर है, अगर हम देखेंगे डी ई सभी में दिख रहा है तो डी ई बच्चों आप कैंसिल कर दो, और हम सभी को पता है अब यहां पर बचता है यल, यफ और यल। तो सबसे पहले तो बच्चों फर्स्ट नंबर पे यफ आएगा, उसके बाद ही यल आएगा, लेकिन यल का अगर ऑप्शन देखेंगे तो 3 ऑप्शन मिल जाएगा। तो यल हमने यहां से भी कैंसिल किया, यहां से भी और यहां से भी। अब इसके बाद जब अगला लेटर देखेंगे बच्चों, यू है, आई है और ई है, तो हम सभी को पता है बच्चों ना तो यू पहले आएगा ना ही आई, पहले ई आएगा, ए सेकंड नंबर पे, और इसके बाद बच्चों आई आएगा थर्ड नंबर पे, और फिर फोर्थ नंबर पे यू आ जाएगा। तो हमसे पूछा है बच्चों तीसरे स्थान पे कौन आएगा, सो हम लोग का आंसर हो जाएगा डेलिरियम। तो DELIREUM डेलिरियम। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ए आंसर हो जाएगा। अभी हम चलेंगे अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नंबर सीरीज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप सभी को पता है नंबर सीरीज हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो इनके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 210, 120 एंड देन 60, देन 24 और 6 है बच्चों, फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर हम देखेंगे बच्चों इनका डिफरेंस तो 90 का है, इनका डिफरेंस देखेंगे 60 का है, इनका देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 36 का है, इनका डिफरेंस देखेंगे 18 का है। अगर अगेन इनका डिफरेंस देखेंगे बच्चों यहाँ 30 मिल जाएगा, यहाँ पर 24 मिल जाएगा और यहाँ पर 18 मिल जाएगा। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो सबका डिफरेंस देखो कितना है, ए भी 6 है, ए भी 6 है। आगे भी यदि हमें 6 का डिफरेंस रखना है बच्चों तो हमें यहाँ 12 रखना पड़ेगा, 12 रखना पड़ेगा, तभी तो सबके डिफरेंस इक्वल आएंगे। अब बच्चों यदि यहाँ 12 डिफरेंस लाना है तो यहाँ पर हमें क्या लाना पड़ेगा, इसमें से 12 लेस करेंगे, यहाँ पर 6 लाएंगे। इट मींस बच्चों अगर यहाँ पर हम यहां पर 12 का डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो क्योंकि ए नंबर तो हमारा यहां आ जाएगा, यहां पर 6 का डिफरेंस लाएंगे और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इनके डिफरेंस थे यहां पर 6 आ गया, वैसे इनके डिफरेंस आप देखिए और लास्ट में यहां पर 12 लाएंगे तभी 6 का डिफरेंस होगा। वही 12 का डिफरेंस यहां लाना है बच्चों तो 18 में से 12 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहां पर 6 होगा और फिर 6 का डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो यहां पर हमें 0 रखना पड़ेगा और इस तरीके से हमारा वी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आप लोग बच्चों जब भी क्वेश्चन मिले उसे होल्ड करके आप आगे बढ़िए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने 15 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों का सही जवाब किया है। बच्चों अगर आप देखेंगे 999 से 1001 हो गया तो सिंपल सा फंडा है कि 2 बढ़ रहा है। वैसे सिमिलरली अगर 99 से बच्चों हम 2 प्लस करेंगे तो 101 हो जाएगा, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत ही आसान सवाल है तो इसे आप कर सकते थे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एग्जाम में भी बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, उनको हम देख के ही कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। ये जो हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं इनमें यही देखना है कि 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है वही हमारा आंसर है। अगर हम देखेंगे बच्चों इन दोनों का डिफरेंस 37 में 21 माइनस करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम 42 में 26 माइनस करेंगे 16 का डिफरेंस क्रिएट होगा और यहाँ पर बच्चों 51 में 35 का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस बच्चों 16 ही होगा। और बच्चों अगर यहाँ पर देखेंगे 56 में से 38 का डिफरेंस तो 18 आ जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1। तो बच्चों देखो सबके डिफरेंस 16 थे लेकिन डी ऑप्शन का डिफरेंस कितना है, 18 है। तो जिसका डिफरेंस अलग है वही हमारा आंसर है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में बच्चों जो सबसे अलग ऑप्शन होता है वही हमारा आंसर होता है। एंड आई होप कि आप लोग को पहले से चीजें पता होंगी, बस आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छा अपने आप को करना है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है। तो बच्चों अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ब्लड का है बच्चों। क्वेश्चन बड़ा है, सो इंग्लिश में आपको नहीं दिख पाएगा बच्चों, हिंदी में ही देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय, यहां पर मिसप्रिंट है बच्चों, विशेष प्रिय राम और रेखा है, कोई बात नहीं। तो बच्चों यहां पर गंगा है, गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा है। एक तो राम है और दूसरी रेखा है। गंगा के विशेष प्रिय कौन है बच्चों? राम और रेखा है। आगे कह रहा है रेखा शरद की मां है। रेखा जो है बच्चों शरद की मां है। रेखा कौन है? शरद की मां है। ठीक है, रेखा क्या है? शरद की मां है। रेखा क्या हो गई बच्चों? शरद की मां हो गई। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है बच्चों, रेखा शरद की मां है। रेखा शरद की मां है जो अपने मामा मिथुन का प्रिय है। इसका मामा है मिथुन और इसका शरद, शरद जो है उसका बहुत प्रिय है। तो मामा मिथुन है मतलब मामा कौन होता है? जो माँ का भाई होता है। तो रेखा का भाई एक होगा जिसका नाम है मिथुन और ए इनका लगेगा शरद का मामा और रेखा का भाई। परिवार के मुखिया बच्चों रामलाल है। ठीक है, परिवार के मुखिया कौन है? रामलाल है। ठीक है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है गोपाल और एक का नाम है मोहन। बच्चों इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है गोपाल, एक का नाम है मोहन। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। तो गोपाल और गंगा बच्चों ये लोग क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। ये लोग 35 वर्ष से विवाहित हैं। मिथुन का मोहन से क्या रिश्ता है? मिथुन का मोहन से रिलेशन निकालना है। प्यारे बच्चों अगर यहां तक हम क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, जैसा भी हमें कहा गया है हमने वैसा लिखा है, लिखते चले गए और क्वेश्चन का पूरा ही डायग्राम बन गया है। अब बच्चों हमें ये देखना है मिथुन का मोहन से क्या रिश्ता है, यानी मिथुन जो है मोहन का क्या लगेगा। तो मिथुन के पिता कौन है? गोपाल है, क्योंकि ये तीनों गंगा के बच्चे और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो इनके पिता हो गए, इन तीनों के पिता कौन हो गए? गोपाल हो गए। और गोपाल के भाई है मोहन। पिता के भाई क्या लगते हैं बच्चों? पिता के भाई क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं, यानी अंकल लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन चाचा हो जाएगा। एक पंक्ति में 6 सदस्य के समूह में यू वी के बाईं ओर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन है बच्चों, इस लाइन पे 6 लोग बैठे हैं। हमने इन 6 लोग को बैठा दिया। इस साइड की बात करेंगे बच्चों तो ये हम लोग का लेफ्ट साइड होता है, यानी बायां साइड होता है। इस साइड की बात करेंगे तो बच्चों ये हम लोग का राइट साइड होता है, यानी दायां साइड होता है। हमें कहा गया है u v के बाईं ओर है, तो बच्चों u को हमने v के बाईं ओर कर दिया। u कहां हो गया? v के जस्ट बाईं हो गया। किंतु w के दाईं ओर है। u बच्चों v के बाईं ओर है लेकिन w के दाईं ओर है। ठीक है, u v के बाईं ओर है, w के दाईं ओर है। जो x के दाईं ओर है, तो बच्चों एक्चुअली में जो का सेंस हमेशा लास्ट पर्सन के लिए होता है। यहां पर हमें बोला गया u v के बाईं ओर है, तो u v के बाईं ओर हो गया, इसका लेफ्ट साइड था। और फिर बोला गया किंतु w के दाईं ओर है, तो w के दाईं ओर हो गया। फिर बोला गया जो x के दाईं ओर है, तो प्यारे बच्चों x के दाईं ओर है कौन? w, x के दाईं ओर है। और फिर बोल रहा है y जो है z के दाईं ओर है, जो x के बाईं ओर है। बच्चों y x के बाईं ओर है लेकिन z के दाईं ओर है। y कहां है? x के बाईं ओर है लेकिन z के दाईं ओर है। तो बिल्कुल बीच में कौन सदस्य बैठे हैं बच्चों? बिल्कुल बीच में कौन है? यक्ष और w है। जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ बी ऑप्शन है यक्ष w और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी किया होगा इस क्वेश्चन को। चलते हैं बच्चों, यदि बच्चों किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, पहले उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप करना सीखो, पढ़ो अच्छे से, करना आ जाएगा बच्चों, स्पीड भी बन जाएगी और चीजें भी बेहतर होने लगेंगी। अब बच्चों देखो ये सालोलिज्म का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? इनके बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन हम फिगर का तरीका यूज करते हैं और उससे आपको समझाते हैं। सभी हाथी पुरुष हैं, तो बच्चों जितने भी हाथी हैं ये सबके सब क्या हैं? जितने भी हाथी हैं ये सबके सब पुरुष हैं। और फिर हमें बोला जाता है सभी पुरुष जुराबे हैं। ठीक है, जितने भी पुरुष हैं ये सबके सब क्या है बच्चों? ये सबके सब जुराबे हैं। सभी हाथी पुरुष हैं और सभी पुरुष जुराबे हैं। फिर कह रहा है बच्चों कुछ जुराबे हाथी हैं। कुछ जुराबे हाथी हैं बच्चों, ये 100% सत्य होगा। कभी भी अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपका आंसर सब में राइट होगा, सब में क्या होगा? सही होगा, यानी कुछ में आपका आंसर सही होगा। और क्यों सही होगा? क्योंकि जितने भी हाथी हैं बच्चों ये सबके सब क्या हैं?
पुरुष हैं, और जितने पुरुष हैं वो सबके सब जुराबे हैं। यानी कि मतलब बच्चों हाथी और पुरुष सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो सबकी सब जुराबे हैं, सारी चीजें जुराबे हैं। लेकिन इस हाथी के अंदर जितने जुराबे आ जाएंगे, ये जुराबे भी होंगे और हाथी भी होंगे, क्योंकि यहाँ जुराबे भी हैं और हाथी भी हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जुराबे हैं तो जुराबे यहाँ भी होंगे, तो ये सब लेकिन हाथी भी हैं। लेकिन यहाँ जो जुराबे हैं ये सब हाथी नहीं है, इसलिए सभी जुराबे हाथी नहीं होंगे, लेकिन कुछ जुराबे हाथी होंगे, ये सही है, कुछ जुराबे हाथी हैं। सभी हाथी जुराबे हैं बच्चों, सभी हाथी पुरुष हैं और सभी पुरुष जुराबे हैं, तो सभी हाथी भी जुराबे होंगे। यानी जो भी अंदर की चीजें हैं वो सारी चीजें बाहर आएंगी तो सब में हो जाएंगी, यानी सभी हाथी भी जुराबे होंगे, सभी पुरुष भी जुराबे होंगे। तो यहाँ कह रहा है सभी हाथी जुराबे हैं, सो ये भी सही है बच्चों। सो बोथ आर करेक्ट, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। बच्चों आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 10 नंबर सवाल है बच्चों। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चंस बड़े हैं थोड़ा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं आ पा रहा है, सो कोई नहीं, हम लोग इंग्लिश में हिंदी में ही कर लेते हैं। मनोज घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। रेलवे स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, 8:40 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचा। प्यारे बच्चों आज जो मोहन पहुंचा है अपने कॉलेज वो 8:40 पे पहुंचा है, ठीक है, और उसके स्कूल से स्टेशन की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके घर से जो स्टेशन का रास्ता है बच्चों कितने मिनट का है? 10 मिनट का है। अगर हम बात करें कि आज वो पहुंचा है 8:40 पे, तो इसका मतलब आज वो निकला होगा बच्चों 8:30 पे। आज वो निकला होगा 8:30 पे। भाई 10 मिनट का तो रास्ता ही था, 8:40 पे पहुंचा है तो निकला होगा 8:30 पे। और बच्चों वो पर डे से आज 15 मिनट पहले निकला है, पर डे से 15 मिनट पहले निकला है, यानी पर डे 15 मिनट लेट निकलता था। पर डे 15 मिनट लेट निकलने का मतलब हो गया तो पर डे बच्चों वो 8:45 पे निकलता था, लेकिन आज निकल गया 8:30 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। बच्चों ये हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बोर्ड मास आना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, तो बच्चों प्लस के स्थान पे भाग का सिंबल लगाएंगे। गुणे का अर्थ क्या है बच्चों? माइनस है, तो यहां पर माइनस कर देंगे। फिर भाग का अर्थ दिया है गुणा, तो यहां पर गुणा कर देंगे। और बच्चों माइनस का अर्थ दिया है प्लस, यहां प्लस कर देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। कट करेंगे 2 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, प्लस 4 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 6 - 18, इट मीन्स बच्चों -12 हो जाएगा। और ऐसा हमें ए ऑप्शन में दिया है और इसका ए ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों 12 नंबर की, यहां पर इन दो नंबरों का गुणा हो रहा है, 5 × 15, और इस नंबर को हम लोग जोड़ रहे हैं, यानी 5 × 3 कर रहे हैं। और फिर जो नीचे का नंबर है उसको प्लस कर रहे हैं बच्चों, 20 का नंबर आ रहा है। सिमिलरली 6 × 4 करेंगे बच्चों 24 होगा, और 5 प्लस करेंगे 29 होगा। वैसे ही बच्चों 7 × 5 करेंगे 7 × 5 = 35 होगा, और 6 प्लस करेंगे तो 41 होगा। ऐसा हमें डी ऑप्शन में दिया है और इसका डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है अभिनेताओं, ठीक है, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और प्रोड्यूसर। तो बच्चों चाहे अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, उसमें कुछ लोग प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं, ये अभिनेता है और ये अभिनेत्री हैं, ठीक बच्चों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभिनेता भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन सभी अभिनेता प्रोड्यूसर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी अभिनेत्री बच्चों प्रोड्यूसर हो ऐसा भी नहीं है। कुछ अभिनेता भी प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कुछ अभिनेत्री भी प्रोड्यूसर हो सकते हैं। इसलिए बच्चों हम लोग का इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा नॉन वर्बल का है, फिगरल सीरीज का है। तो यहां पर बच्चों कई नियम लगते हैं, 1 2 3 4 5। अगर बच्चों आप 1 देखोगे, 3rd देखोगे, 5th देखोगे, तो इनके कॉर्नर के यहाँ पर लाइन एक कट की गई है और इनका सीक्वेंस कुछ ऐसे है। पहले इस कॉर्नर को कट किया गया, फिर इसको कट किया गया, फिर इसको कट किया गया। तो बच्चों 1 3 5 का सीक्वेंस हुआ। लेकिन जब हम लगाएंगे 2 4 6, तो 6 नंबर पे हमारा क्वेश्चन होगा, आंसर आएगा। देखो ये 2 तो मिल गया, 4 तो मिल गया, लेकिन 6 पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर इस लाइन को कंप्लीटली कट किया गया। अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे आप 4 में बच्चों इस लाइन को कट किया गया। इसके बाद बच्चों ए तो अगले स्टेप में कट होता है, हमारा उस सीरीज में आएगा नहीं, 2 4 6 ले रहे हैं हम, तो ए कट करने के बाद बच्चों इस लाइन को कट किया गया।
अब इसको नहीं कट करेंगे, अब पूरी लाइन इसको कट करेंगे। जहां भी इस ऑप्शन में जिसमें भी ये ऑप्शन कट होगा बच्चों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन को देखते हैं, अगले फिगर में दिया गया है। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहां पर ये लाइन कट हुई है, यही आंसर। और पूरी लाइन तो कभी कट ही नहीं होगी, और बीच की लाइन कहीं कट ही नहीं हुई थी, इतना भी नहीं कट होगा, क्योंकि 246 में बच्चों एक कंप्लीट लाइन कट रही थी। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। बच्चों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता भी है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन होता है फिगर काउंटिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनके क्वेश्चंस भी एग्जाम में हर साल आते हैं, हर बार आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पूछ रहा है बच्चों कि चित्र में कितने ट्रायंगल हैं, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, ट्रायंगल का चाहे जो भी फिगर होगा, सब पे ट्रिक लगता है। एक बात तो आप जान लो, फिगर कैसा भी होगा ट्रिक सब पे लगता है, बस हमें लगाना आना चाहिए। बच्चों हमने पूरा फिगर नहीं बनाया, पहले इतना बनाया है। इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। जो भी लास्ट में आएगा इसका डबल कर देना, 6 into 2 दैट मीन्स 12। अगर बच्चों बात करें यहाँ कितने ट्रायंगल हैं, तो यहाँ पर 12 ट्रायंगल है। अब इसके बाद जब हम फिगर को जोड़ेंगे, ये हमारा एक सिंगल ट्रायंगल हो गया। इस लाइन को ड्रा करेंगे बच्चों, दो हमारे नए ट्रायंगल्स और आ जाएंगे। लेकिन बच्चों इसको जोड़ने से यहाँ जॉइंट पे इनके दो बड़े ट्रायंगल बन जाते हैं। देखिए एक ये बन जाता है नया, और एक ये नया बन जाता है, तो दो ट्रायंगल और बन जाता है। 13 2 15 2 17। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। और इस तरीके से हमारा आंसर होगा। बच्चों आप लोगों ने 15 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया, आप जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत कम समय में किया। एग्जाम में भी यही काम करना होता है कि हमें बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो बच्चों आज के इस मॉडल पेपर में बस इतना ही। आपने जितने भी क्वेश्चंस का सही जवाब दिया आप कमेंट करिएगा। आप सभी बच्चों को जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम जेके प्रसाद। वेलकम टू MKC ऑनलाइन क्लासेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी मिश्रित कविता की भाषा थी। कौन कौन? रेख्ता, फख्ता, मुअल्ला, दक्कनी। तो देखो बेटा, मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी मिश्रित कविता की भाषा रेख्ता थी। यानी रेख्ता ही आगे चल करके ये उर्दू के रूप में विकसित हुई। तो एक तरह से देखें तो इस तरह के प्रश्न आने की संभावना आपको ज्यादा बनी रहती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा है सर्वनाम है, यानी आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है। कौन, कैसा, तैसा, वैसा। देखो सर्वनाम यानी विशेष रूप से प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं दो ही होते हैं, यानी कौन और क्या। तो आपको ये सिंपल सी बात है कि दो ही आपको सर्वनाम में जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ये कौन क्या याद कर लेना है। उसी से कैसा, वैसा, तैसा जो भी बनता है, आपको विशेष रूप से तैसा वैसा तो नहीं होता है, कैसा, क्यों, यानी आपका सब कुछ इससे बन जाता है। तो आपका आंसर होगा कौन। तीसरा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी इसमें स्पेलिंग एरर होती है, हिंदी में भी उसको वर्तनी कहते हैं। और इसमें आपको चूज करना है, चुनाव करना है कि कौन सा सही है, किसको सही ढंग से लिखा गया है। तो आप देखिए ये सब अभिषेक जैसा ही दिखते हैं, इसका मतलब कि ये प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो अभिषेक में इसमें जो आपको मूर्धा स का प्रयोग किया जाता है, यानी ये अभिषेक जो बी विकल्प है ये आपका सही है। चौथा देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ जो सेंटेंस आपका कौन सही है इसमें आपको देखना है। तो इसमें दिया हुआ है इस तेज गर्मी के कारण बुरा हाल है। बी दिया है इस शुमार गर्मी के कारण बुरा हाल है। सी है इस बेशुमार गर्मी के कारण बुरा हाल है। डी इस बेहिसाब गर्मी के कारण बुरा हाल है। तो देखो बेटा, आपको गर्मी तो आपको दी गई है, ये गर्मी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों चलता है। तो इसमें गर्मी सर्दी जो भी है, यानी आपको शरद से सर्दी, ये गर्म से गर्मी, ये यानी इसके पहले तेज जो लगाया गया है ये आपका इसका सही विशेष यानी ज्यादा कम इसकी विशेषता बतलाता है, इसलिए आपको ये विकल्प इसमें सही होगा। शुमार, बेशुमार या बेहिसाब
ये गर्मी बेहिसाब गर्मी कोई होती नहीं है, यानी शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध सम नहीं है। आपका इसमें से ए आंसर सही होगा। अब देखो यहां दिया हुआ है मनोभिराम में कौन सी संधि है। अब आपको संधि देखना है, और संधि स्वर संधि, ये व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा भी अब आपके स्वर के जो भेद होते हैं उसमें से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें आप देखो सिंपल दिया हुआ है मनोभिराम। मनोभिराम यानी इसमें जैसा आप संधि बनाते हो, विशेष रूप से जिसे मनोज लिखते हो, तो मनोज लिखते हो तो इसके संधि विच्छेद करते हो तो मना धन, ये आपका ये नोज की बात आती है। यानी ये जैसे हमने यशोदा लिखा, तो यशोदा में हम लिखते हैं यशा धन दा, ये आपका यशोदा होता है। तो इस तरह से आपको मना धन जा भी आता है, इसको भी लिख सकते हैं कि मना धन जा, तो ये मनोज हो जाता है। उस तरह से आप देखो मनोज लिखते हो, उसी तरह से आपको यशोदा लिखते हो, सिमिलरली मना धन अभिराम हो जाएगा, यानी मना धन अभिराम, मतलब कि आपका यहां विसर्ग आया हुआ है तो इसमें स्वर के गुण यानी स्वर के अलग अलग संधि के बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि दीर्घ है कि गुण है कि यण है, ये सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सी यानी यह विसर्ग संधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रत्न जड़िता में कौन सा समास है, यानी रत्न जड़ित यानी रत्न से जड़ित। तो एक तरह से देखें तो यह आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, यानी चाहे वह ये कर्म से लेकर के अधिकरण तक 6 आपको इसके पार्ट होते हैं, उसमें आपको रत्न से जड़ित यानी हम कह सकते हैं कि करण तत्पुरुष समास है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये। 8वां भर पेटा में कौन सा समास है, तो कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। कर्मधारय मतलब कि जिसमें विशेष और विशेषण का संबंध हो, विशेषण विशेषण का संबंध हो, यानी आपको विशेष और विशेष का संबंध हो, इस तरह के, या आपको विशेष से विशेषण या विशेषण विशेष का संबंध हो, और ये आपका जो होता है कर्मधारय हो जाता है। द्वंद्व यानी दाल भात रोटी दाल, इस तरह की जो बात होती है द्वंद्व में होता है। यानी तत्पुरुष आप जानते ही हो, और इसमें प्रथम प्रधान यानी द्वितीय पद प्रधान होता है, और इसमें आपका व्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्ययी भाव में युक्त होता है। इसका मतलब कि भर पेट, इट मीन्स पेट भर, जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यानी आपको यथा साध्य साध्य के अनुसार, इस तरह से जो भी बनाए जाते हैं सब के सब आपको अव्ययी भाव हो जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें अव्ययी भाव होगा। 9वां देखिए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। अब आपको तत्सम शब्द, तो शब्द के बारे में आपको जानते हैं कि उत्पत्ति के हिसाब से शब्द के 4 भेद होते हैं, यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इसमें तत्सम शब्द आप जानते हो कि जो तत् मतलब उससे जो उत्पन्न होता है। तो अपने यहाँ हिंदी शब्द, हिंदी में देखोगे तो सब के मैक्सिमम आपको शब्द आए हैं वह संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से होते हुए आपको हिंदी यानी खड़ी बोली हिंदी में आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें से देखना है, जिसे पूनम, एक पूर्णिमा से पूनम बना है, काठ, काष्ठ से काठ बना है, छिन्न, छीण से छिन्न बना है, और ग्रामीण, गांव वाले, यानी आपको ये ग्रामीण शब्द ही तत्सम शब्द है। इसका ग्रामीण से आपको गांव के ग्रामीण के लोग यानी गांव के लोग हो सकते हैं, तो ग्रामीण ये शब्द आपका तत्सम शब्द है। 3 देखो, प्रत्युपन्नमति का उपसर्ग शब्द है। अब सिंपल सी बात पहले जान लो कि उपसर्ग
यानी किसे कहते हैं? उपसर्ग जो वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसमें गति ला देता है या उसके अर्थ को उलट देता है। तो इसका मतलब यह है कि आप देखो प्रत्युक्त यानी प्रत्युप, पनमति का मतलब ये प्रत्यु होगा नहीं, मति होगा नहीं, प्र होगा नहीं, इसका होगा प्रति, यानी इसमें जो उपसर्ग शब्द आया है वह है प्रति। अब फिर उसी तरह से लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय आप भी जानते हो कि वह शब्दांश है जो आपको शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें लेखक अक देख रहे हो, तो इसमें सिंपल सी बात है, अक आपका इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? जैसा कि मैंने शब्द के बारे में बताया, तो देशज भी है, विदेशज भी है, तद्भव भी है, तत्सम भी है। तो कारतूस ये विदेशी शब्द है और सब के सब ऑप्शन भी आपके दिए हुए हैं, फ्रांसीसी, अरबी, चीनी और जापानी। ये ऐसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तीनों में से कोई ऐसा शब्द नहीं दिखता है जो आपको कारतूस को ये रिप्रेजेंट करता हो, इसलिए फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और ऐसे ही जीव कहते हो हिंदी ने, हिंदी शब्दावली के अंतर्गत इसको यह अडॉप्ट कर लिया गया है। अब सात्विक का विलोम शब्द है, इसमें पूछा गया है कि सात्विक का विलोम शब्द कौन सा है? तो सात्विक जिसमें सत्य का गुण होता है और जिस व्यक्ति में होता है उसको सात्विक कहते हैं। तो इसका मतलब कि अपने यहां हिंदी में यानी गुण में भी क्वालिफाई किया जाए तो गुण भी होते हैं कि व्यक्ति के 3 गुण माने जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस हिसाब से देखें तो सात्विक यानी जो जिसमें सत्य का वास होता है सात्विक होता है और जिसमें तम का वास होता है तामसिक होता है। इसका मतलब कि सात्विक का सही विलोम भी आप देखो तो यही बैठता है, क्रूर नहीं होगा, धूर्त नहीं होगा, लोलुप नहीं होगा। इसका मतलब कि आपका सात्विक का विलोम शब्द है तामसिक। अब देखो मौसक का पर्यायवाची शब्द, मौसक का पर्यायवाची शब्द है और आप देखो कामदेव, हितैषी, अभिमानी, ये सब नहीं है। पर्यायवाची मतलब कि उसी के जैसा अर्थ रखने वाला। तो सिंपल सा शब्द है, ये सब रटने वाली भी बात है कि मौसक का पर्यायवाची शब्द है चोर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अब 15 का देखो सूरभोग का पर्यायवाची शब्द है। सूरभोग मतलब कि अब दिया हुआ है सूरभोग का सिंपल अर्थ निकालो तो सूर मतलब देवता और भोग मतलब कि लेने वाला, यानी जो देवताओं को प्रिय है वही सूरभोग कहलाता है। तो इसमें अर्थ के हिसाब से भी आप देखो है घोड़ा हो जाएगा, पुरंदर इंद्र हो जाएगा, हुतासन अग्नि हो जाएगा। तो सबसे आपका सूरभोग का मतलब पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अमीय। तो ये अमीय इसका पर्यायवाची शब्द हुआ। इसी तरह से 16 को आप देखो दिया हुआ है दूर दूर बिखरा छितरा हुआ का एक शब्द है, यानी आपको बराबर पूछता है अनेक शब्दों का एक शब्द बताइए। तो अनेक शब्दों के एक शब्द में आपका दिया हुआ है दूर दूर तक बिखरा छितरा यानी फैला हुआ। तो आकीर्ण ये भी नहीं होगा, उत्कीर्ण लिखावट ये भी नहीं होगा, संकीर्ण नैरो माइंडेड ये भी नहीं होगा, विकीर्ण यानी छितरा बिखरा हुआ शब्द ही आपका दूर दूर तक बिखरा विकीर्ण होता है। वह सामग्री जो हवन के लिए हो ये का एक शब्द है। इसमें आपको बताना है कि हवन के लिए जो यज्ञ होता है और उसमें हवन कुंड में हवन सामग्री डाली जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो अगर जो सही लोग सही ढंग से जानते होंगे यह भी मालूम है कि हाविरदान किया जाता है। उसमें हाविरदान यानी हावी का दान किया जाता है, यानी वह सामग्री जो हवन के लिए हो वह हावी कहलाता है। सिंपल सी बात है, नैवेद्य के द्वारा यानी 9 तरह से आपको इसमें नई की बात होती है, हविज्य नहीं होगा और पुष्पांजलि भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा?
इसमें हावी होगा। अब 18 देखो, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा का एक शब्द है, यानी ये तो पॉपुलर शब्द है, और जो पॉपुलर शब्द है इस दोनों के लिए जो सामान्य रूप से सही अर्थों में प्रयोग किया जाता है वह आपको पति पत्नी, ये तो जनरल काम चलाने के लिए है, युग्म जोड़ा इसको भी जल्दी आपका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन युगल इसे भी किया जा सकता है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट वर्ड होता है, शुद्ध शब्द होता है, वह पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। इसका मतलब कि इसमें आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। अब लोकोक्ति देखना है। देखो बेटा, लोकोक्ति यानी यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ। अब आप देखो इसका लोकोक्ति का अर्थ ही व्यापक, बड़ा बहुत व्यापक अर्थ होता है, और लोकोक्ति लोक में प्रचलित प्रमुख अनुभव की हुई उक्ति ही होती है, और इसका एक अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। इसमें किसी वाक्य में इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उस तरह की परिस्थितियां बनाई जाती हैं और उस तरह से इसको जवाब में उत्तर में से दिलवाया जाता है। यानी यह मूंग और मसूर की दाल, मतलब कि ये सिंपल सी बात है कि जिस हैसियत का वह व्यक्ति है, जिसके काबिल है, उससे ज्यादा की अपेक्षा करता है, ज्यादा की डिमांड करता है, ज्यादा की आपको वो चाह रहा है कि हमें और ज्यादा मिले। यही इसी के लिए यह इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी हैसियत से कम चाहना तो ये तो होगा नहीं, हैसियत से बढ़कर चाहना। बिल्कुल सही है कि जिस हैसियत की जो उसकी काबिलियत है उससे ज्यादा इसका एक्सपेक्टेशन है, तो हैसियत से बढ़कर के चाहना आपका यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है। हैसियत से अधिक खर्च करना, हैसियत से छोटा होना, ये सब आंसर नहीं है, इसका आंसर बी है। अब फिर एक और लोकोक्ति है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ है। यानी एक तरह से सिंपल आप इस लोकोक्ति का अर्थ देखो, तन पर नहीं लगता मतलब कि साबुत कपड़े नहीं है, लेकिन पान बहुत बेहतरीन ढंग से खाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर दिखावापन बहुत ज्यादा है, यानी वह जो है उससे बढ़ करके वह अपने आप को शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो बहुत गरीब होना होगा नहीं, झूठा दिखावा करना, यह आपका आंसर होगा। एक साथ दो लाभ, आम के आम और गुठली के दाम नहीं है। बुरी आदत का शिकार होना यह भी नहीं है। इसका आंसर आपका क्या होगा, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट देखें, बात का धनी होना मुहावरे नहीं है, मुहावरा है ये, यानी मुहावरे का अर्थ है गांठ का पूरा होना, वचन को निभाने वाला, 16.25 आने सही नाक रख लेना। यानी गांठ का पूरा होना यानी धनी होना होता है, और बात का धनी होना मतलब कि एक बार जो उसने वादा कर लिया, यानी वादे के अनुसार ही वह करता है। अगर कह दिया कि 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठेगा, 5 बजे ये काम करके दिखाना है तो करके दिखाएगा। इट मीन से हुआ कि वचन को निभाने वाला व्यक्ति होगा, कि एक व्यक्ति जो अपने बातों पर बिल्कुल अटल रहता है और हमेशा क्या करता है, उसको निभाने का प्रयास करता है और अक्षरशः वह सही भी होता है, वही बात का धनी व्यक्ति हो सकता है। और दुनिया में अगर बात का धनी कोई नहीं है तो वह सब कुछ है, लेकिन वह सच्चे में इंसान नहीं है, वह झूठा है, और इस तरह के वह समाज में हंसी का पात्र बनता है। आइए इसका अलावा और देखें, 22 छींटे कसना मुहावरे का अर्थ। छींटे कसना मतलब ये भी एक आंख से देखना नहीं, मतलब कि सबको समान रूप से देखना, ये नहीं हुआ। खेल खेलना, यानी खेल खेलना का मतलब कि कोई ना कोई इसमें गणित कर रहा है, चाल चल रहा है। व्यंग करना यानी हाँ सटायर करना, ये छींटे कसना का अर्थ होता है, और 3-13 इसका अर्थ नहीं होगा। यानी व्यंग करना इसका छींटे कसना का सही इस मुहावरे का अर्थ है। अब आइए हम बात करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन आपका था, कहट नटरत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात में कौन सा रस है, इसकी चर्चा हमने की। आपका विकल्प भी दिया हुआ है, संयोग श्रृंगार, श्रृंगार
जैसा कि मैंने बताया कि श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, ये आपका नहीं रहेगा। इसका मतलब कि संयोग श्रृंगार में संयोग की बात होती है, यानी रति की भाव होती है जहां मिलने के बाद होती है। दूसरी, आपको अस्थाई भाव वियोग में भी होता है, यानी वियोग में रति की भाव होती है लेकिन बिछुड़ने की बात होती है, और रौद्र भयानक की बात होती है, और साथ ही साथ अद्भुत, यानी बहुत सारी अद्भुत बातें इसमें की जाती है, बढ़ा चढ़ा करके बातें की जाती है। तो इसमें कहट नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात में, यानी नायक और नायिका एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और आंखों ही आंखों में सारी बातें ये करते हैं, यानी कहत नटत यानी रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, यानी आंखें दोनों की मिलती है, मिल करके बंद होती है, खुलती है, और इसमें अंदर ही गुदगुदी भी होती है, और साथ ही साथ आपको ये भी बात होती है कि उन्हें एक तरह से लज्जा भी आती है। तो इसमें एक तरह से देखा जाए ये संयोग श्रृंगार का ही आपका रूप है। इसमें जो रति की भाव है संयोग श्रृंगार को दर्शाता है, तो इसमें संयोग श्रृंगार होगा। हे खाग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है, यानी रामायण की बात है, रामचरितमानस की बात है। और इसमें जब सीता का अपहरण यानी हरण कर लेता है रावण, और रामचंद्र आते हैं, देखते हैं कि सीता नहीं है, तो सीता नहीं है तो उनकी खोज में वो निकल पाते हैं, और इस तरह से उनके वियोग में विह्वल है कि वह हर पक्षी से, हर मृग से, हर मधुकर से यानी भौरे से, सबसे ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि हे खाग हे मृग मधुकर श्रेणी, यानी आप लोग बताओ कि तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी मेरे यानी सीता जो मृगनयनी है, यानी उसकी आंखें जो हैं वह मृग के समान है, आपने कहीं देखा, यानी देखा का मतलब कि विह्वलता में इनकी इस तरह की भाव हो गया है। तो यहां पर वियोग श्रृंगार होगा कि वियोग की दशा में राम की इस तरह की दशा हुई है। अब आइए हम बात करें नेक्स्ट में, और वह है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। अब यहां अलंकार की बात होती है, और इसमें आप देखो लिखा हुआ है श्लेष, उपमा, रूपक और वक्रोक्ति। इसका मतलब यह हुआ कि श्लेष में एक ही शब्द को अलग अलग अर्थ में आप देखते हो। श्लेष का मतलब चिपकना, चिपका रहता है, तो इस तरह की यहाँ कोई बात नहीं है। उपमा में ये आपका ज्यों त्यों से, जैसा, सा, सी, ये आपका वाचक शब्द होते हैं, यहाँ भी नहीं दिखा देता है। वक्रोक्ति में उक्ति तो वही होती है लेकिन टेढ़ी हो जाती, यानी कहने वाला कुछ और कहता है और समझने वाला उसका अर्थ कोई और ले लेता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में जब उपमान में, जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहीं पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण उनका, चरण ही कमल है या कमल ही उनका चरण है। तो इस तरह से उपमेय में, उपमान में उपमेय का आपका आरोपण कर दिया गया है, यहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। तो आज के लिए थैंक यू। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।